हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जिस तरह पिछले वेतन समझौते में बैंक यूनियंस को सिर्फ 2% लोड फैक्टर मिला था डीए मर्ज करने के बाद, एलआईसी ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने 13.5% का लोड फैक्टर अचीव किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में उन मेरे साथियों के लिए मैंने बनाया है जो काफ़ी बार मुझे कमेंट्स कर चुके हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो वेज रिवीजन प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी उसके बारे में भी नॉलेज शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए कि उसमें क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि इंश्योरेंस सेक्टर में वेज रिवीजन जो प्रोसेस अभी फिलहाल जो चल रहा है वो कहाँ किस स्टेज पर है, और जो पिछला वेज रिवीजन हुआ था उसमें क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स थे जो कि बैंक यूनियंस हासिल भी नहीं कर पाए थे दूर दूर तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप 21 दिसंबर 2020 का एक सर्कुलर है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। इन्होंने 22 दिसंबर को सिर्फ 2 घंटे का एक वॉकआउट स्ट्राइक का कॉल लिया था कि हम 2 घंटे काम नहीं करेंगे, ऑफिस से बाहर जाके स्ट्राइक का एजिटेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ उस 2 घंटे के वॉकआउट स्ट्राइक पे एलआईसी मैनेजमेंट ने अपना पिछला ऑफर 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया। ये उसी चीज का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सबसे लेटेस्ट चीज है जो इस बार जो वेज रिवीजन है उससे रिलेटेड है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो कि वेज रिवीजन का जो ऑफर है वो 16% हो गया है, जो कि पहले 15% था, यानी 1% बढ़ा दिया गया है। और जो हाउसिंग लोन इनको फैसिलिटी मिलती है उसके अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% की इंटरेस्ट की कटौती की गई है। ये दोनों चीजें क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आपको सबसे पहले, हाँ, एक चीज पहले मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि 100 बेसिस पॉइंट्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्सटेंडेड कैडर लोन की, उसमें 100 बेसिस पॉइंट की कटौती भी करी गई है। ये चीज क्या है, पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। फ्रेंड्स, एलआईसी में क्या है कि जो हाउसिंग लोन की फैसिलिटी है वो कुछ इस तरह से है कि एक लिमिट तक तो वो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है, और उस लिमिट के ऊपर जो एक्सटेंडेड लोन होगा वो आपको 8.5% पे दिया जाता है स्टाफ को। तो इस 8.5% को घटाकर घटाकर 7.5% कर दिया है, ऐसा मैनेजमेंट ने ऑफर दिया है। ये अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग एम्प्लॉयज की लिमिट है कि जैसे क्लास 4 को 30 लाख तक का लोन मिलता है हाउसिंग लोन, क्लास 3 एक असिस्टेंट को अराउंड 38 लाख तक का लोन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 45% जो भी आपकी लिमिट है उसका लगभग 45% का लोन तो आप 5% के रेट के हिसाब से ले सकते हैं, और उसके ऊपर का जो लिमिट है वो आपको 8.5% देना पड़ता है। तो उसे घटाकर मैनेजमेंट ने 7.5% कर दिया है। अब अपन बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज की। फ्रेंड्स, आपको पता है बैंकिंग में जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट है उसका पीरियड नवंबर से लेके अगले 5 साल बाद जो अक्टूबर आता है उस तक के लिए वैलिड होता है। यानी अभी जो वेज रिवीजन प्रोसेस 11th बाइपर्टाइट पीरियड है वो 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2022 तक है, जबकि इंश्योरेंस में ये 3 महीने पहले चलता है। इंश्योरेंस का वेज रिवीजन पहले ड्यू होता है बैंक एम्प्लॉइज से। इनका 1 अगस्त 2017 से ड्यू है, और उसका पीरियड है 31 जुलाई 2022। यानी जहां बैंक एम्प्लॉइज का नवंबर में ड्यू होता है, उनका अगस्त में ड्यू होता है। तो फ्रेंड्स, कायदे से अगर देखा जाए जिनका वेज रिवीजन पहले ड्यू हुआ है, 3 महीने पहले ड्यू हुआ है, उन्हें वेज रिवीजन पहले प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन हर बार क्या प्रैक्टिस होती है, जो नेशनलाइज बैंक्स है उनका वेज रिवीजन सबसे पहले होता है, और ये अपने सर्कुलर्स में इस चीज को अचीवमेंट की तरह लिखते हैं दैट वी पायनियर्ड द वेज रिवीजन प्रोसेस, कि हमारे से अब दूसरे लोग अपना वेज रिवीजन तय करेंगे। अरे ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, ये तो ये बात है कि आपको सबसे नीचे रख जो वाली पोजीशन है वो मिल चुकी है, क्योंकि अब जो भी वेज रिवीजन करेगा वो आपको बेस बना के उसमें 2% 1% ज्यादा ही वेज रिवीजन लेगा। इसी तरह से नेशनलाइज बैंक्स का जैसे कंप्लीट होता है उसके कुछ 2-3 हफ्ते बाद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से कुछ इश्यूज के ऊपर एक एमओएस साइन होता है। जो बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट होता है वो काफी हद तक एप्लीकेबल होता है एसबीआई पे, लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं जो अलग से उस बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट में एसबीआई पे एप्लीकेबल नहीं होते। उन्हें एसबीआई एम्प्लॉयज एसोसिएशन अलग से एक एमओएस साइन करता है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन होता है एक अलग से मैनेजमेंट के साथ में,
और उसमें कुछ प्लस ही लिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल होने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेज रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके साथ ही पैरेलली एलआईसी का वेज रिवीजन का प्रोसेस भी चलता रहता है। हमेशा जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका वेज रिवीजन पहले कंप्लीट होता है, जबकि वो ड्यू बाद में होता है, और एलआईसी पहले ड्यू होने के बाद भी बाद में अपना वेज रिवीजन करता है, ताकि वो बैंक यूनियन से और ज्यादा डिमांड कर सके। एलआईसी का जैसे कंप्लीट होता है उसी वही एट पार जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है दूसरी 4 सरकारी और जो दूसरी है उनके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो वेज रिवीजन का प्रोसेस, जैसे कि अब वेज रिवीजन का प्रोसेस आरबीआई में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बाइपर्टाइट सेटलमेंट खत्म हो चुका है नेशनलाइज बैंक्स में भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जो आरबीआई में वेज रिवीजन फाइनल होता है वही नाबार्ड और सिडबी में एज इट इज एप्लीकेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं नहीं कहूँगा, बैंक एम्प्लॉयज को अच्छा वेज रिवीजन जरूर मिलना चाहिए था, जबकि एलआईसी का पहले ड्यू होने के बाद भी वो बैंक वालों को वेट करते हैं कि एक बार उनका कितना परसेंट पे साइन हुआ, उसके बाद हम उनसे बेटर वेज रिवीजन लेंगे। अब लास्ट वाले की बात करें, जो 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था बैंकिंग इंडस्ट्री में, यानी 2012 से 2017 वाला, उसमें सबसे पहले कहां अलग अलग डिफरेंसेस आए हैं बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज में। तो बैंक एम्प्लॉइज का जो डीए मर्जर हुआ वो सबसे पहले 60% पे डीए मर्ज हुआ, 60.15, यानी जो भी उस टाइम का एग्जिस्टिंग डीए था उसमें से 60.5% डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज में एलआईसी ने पिछले बार जो वेज रिवीजन प्रोसेस किया था उसमें 70.2%, यानी लगभग 10% से भी ज्यादा डीए को मर्ज करवाया था, यानी पूरा डीए इन्होंने मर्ज करवा लिया था। 1 अगस्त 2012 को जो डीए था एज ऑन, ये पूरा डीए मर्ज करवाने में ये इनकी अचीवमेंट थी, क्योंकि जितना ज्यादा डीए मर्ज होगा वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि जो डीए मर्ज होता है वो पुरानी रेट के हिसाब से मर्ज कर दिया जाता है, और जो रेजिडुअल रिमेनिंग डीए होता है वो रिवाइज हो जाता है, फिर जो पर स्लैब का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, और जो रिवाइज होता है डीए वो कम हो जाता है। तो डीए मर्ज कराना भी पूरा का पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था, जिसमें बैंक यूनियंस पीछे रह गए। डीए मर्ज करने के बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो है लोड फैक्टर का, जहां पिछले वेतन समझौते में सिर्फ 2% का लोड फैक्टर, यानी डीए मर्ज करने के बाद में जो फिगर आया है उसे सिर्फ 2% से बढ़ाया गया था, और ओवरऑल जो 15% का बैंक में वेतन समझौता हुआ था, जो टोटल कॉस्ट था, जो पैसा मिला था 15%, उसमें से सिर्फ 2% ही लोड फैक्टर के तौर पे बेसिक को बढ़ाने में इस्तेमाल किया गया था। जबकि इंश्योरेंस ने 15% जो टोटल इनका वेज रिवीजन हुआ था उसमें 13.5%, 13.5% का लोड फैक्टर बेसिक पे लिया था। अब आप इस अंतर को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले 10% का डीए मर्ज का डिफरेंस है, और लगभग 11.5% का एक्स्ट्रा लोड फैक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस यूनियंस हासिल करने में कामयाब रही थी। इसी के कारण पिछले वेतन समझौते में बैंक एम्प्लॉइज को सिर्फ 13 से 14% का ग्रॉस इंक्रीज देखने को मिला था, जबकि एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनीज में 20% से ज्यादा ग्रॉस सैलरी का बेनिफिट देखने को मिला था। ये 2% फ्रेंड्स जो मैंने बताया है, ये पिछले वेतन समझौते का है। जो 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट है उसमें 2.5% का लोड फैक्टर है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि बैंक यूनियन जहां पिछले 2% से सिर्फ 2.5% पे आ पाई है, तो इंश्योरेंस वाले दोबारा जो पिछला 13.5% लोड फैक्टर लिया गया था उसको कहीं ना कहीं 13.5 से 14 करने पे ही जोर देंगे, 13.5 से कम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जो बैंक एम्प्लॉइज और इंश्योरेंस एम्प्लॉइज का जो डिफरेंस है बेसिक पे का, वो बेसिक पे का डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर अपन बात करें कि 11th बाइपर्टाइट बैंक एम्प्लॉइज में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया है, रिवाइज सैलरी स्लिप कई लोगों की जनरेट हो गई है, पता लग चुका है कि हमारी रिवाइज सैलरी क्या होगी बैंक क्लर्क और बैंक ऑफिसर की। तो बैंक एम्प्लॉइज का कंपैरिजन देखिए फ्रेंड्स, 11 बीपीएस के हिसाब से जो सैलरी रिवाइज हुई है वो ऑलमोस्ट सेम है, या मैं कहूंगा कि थोड़ी सी स्लाइटली कम ही है। कि इंश्योरेंस कंपनी जो एलआईसी और जो दूसरी जीआईसी है उसके असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी को अगर आप कंपेयर करोगे
तो जो बैंक एम्प्लॉयज की पोस्ट रिवाइज्ड सैलरी है, यानी रिवीजन के बाद जो सैलरी है, वो इंश्योरेंस कंपनीज के प्री रिवाइज्ड सैलरी के लगभग लगभग बराबर है। और अगर अपन पर्क्स को भी ऐड कर दें, जो अलग अलग तरह के पर्क्स इंश्योरेंस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर को, डबल एओ को दिए जाते हैं, अगर उनको भी अपन ऐड करें तो कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी रिवाइज होने के बाद भी कम है। अगर आप इसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं कि भाई स्केल 1 बैंक पीओ और एक स्केल 1 इंश्योरेंस ऑफिसर की सैलरी और जो भी उन्हें अलग अलग तरह के भत्ते और पर्क्स मिलते हैं, उनमें क्या क्या जानकारी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना के दूंगा कि एक बैंक असिस्टेंट और एक इंश्योरेंस असिस्टेंट प्लस बैंक स्केल 1 ऑफिसर और इंश्योरेंस स्केल 1 ऑफिसर की टोटल सैलरी, पर्क्स, जो भी इनको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो डिफरेंस कितना है, वो सारी मैं आपको डिटेल में अलग से बना के बता दूंगा। इसके अलावा इंश्योरेंस में सारी वही फैसिलिटीज़ है, लीज अकोमोडेशन की, एलएफसी की, लोन की फैसिलिटी भी वही है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देखते वक्त कुछ साथी ऐसा सोचते हैं कि अगर बैंक से इतनी प्रॉब्लम है तो जाके इंश्योरेंस ज्वाइन कर लो ना, तो फ्रेंड्स उन लोगों को मैं पहले ही एक जवाब दे दूं, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप बैंक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसी इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग हैं जो उस फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी जो यूनियंस हैं वो आपसे बेहतर वेतन समझौता हासिल कर पा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए ये एक पर्पस बनाया, एक पर्पस इतना ही है कि एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। रही बात 5 डे वीक बैंकिंग की, तो मैं ये भी बता देता हूं कि पिछले वेतन समझौते में एलआईसी मैनेजमेंट ने तो 5 डे वीक कमिटमेंट कर दिया था कि भाई हाँ, हम आपको 5 डे वीक बैंकिंग 5 डे वीक इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आना होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका फाइनल अप्रूवल नहीं मिल पाया और तब से पिछले 5 साल से ये चीज़ ऐसी की ऐसे पेंडिंग है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी वही बैंकिंग इंडस्ट्री वाला सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी एप्लीकेबल है और रिमेनिंग सैटरडेज वर्किंग है, यानी 5 डे वीक बैंकिंग वाला जो इशू है वो दोनों में बिल्कुल सेम है। सैलरी का कंपैरिजन अलग इस वीडियो के थ्रू भी आपको पता लग गया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कि जहां एक बैंक असिस्टेंट का पिछले वेतन समझौते में स्टार्टिंग बेसिक पे 13,075 रुपए, 13,075 रुपीज एक स्टार्टिंग बेसिक पे था। वहीं एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में एक असिस्टेंट का स्टार्टिंग बेसिक पे था 16,190। इसके अलावा जो बैंक पीओ का पिछला 10th बीपीएस के हिसाब से स्टार्टिंग बेसिक पे था वो 23,700 था, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज का 32,795 था, जिसके पीछे दो रीजन थे मोटे मोटे, वो मैंने आपको बता दिए। पहला 10% से ज्यादा का डीए मर्ज करवाना प्लस 11.5% का और एक्स्ट्रा, यानी टोटल 13.5% का लोड फैक्टर लेना, जबकि बैंक यूनियन सिर्फ 2% का लोड फैक्टर ही ले पाई थी। तो फ्रेंड्स, इस बार का वेतन समझौता भी प्रोसेस में है। फाइनल क्या होता है उसका जब भी कोई एक नोटिफिकेशन होगा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी, उसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अभी फिलहाल ये है कि एलआईसी यूनियंस ने 15% से खींचकर 16% तक का तो वेज रिवीजन को अचीव कर लिया है। जहां बैंक 15% पे ही बैंक यूनियंस ने सरेंडर कर दिया, वहां एलआईसी 16% तो पहुंच चुका है। अब बाकी की जो डिटेल्स है वो अभी धीरे धीरे इसके ऊपर सहमति बनाएंगे, जैसे डीए कितना मर्ज करना है और लोड फैक्टर कितना देना है, वो चीज़ें अभी डिटेल आउट होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो इंश्योरेंस सेक्टर के वेज रिवीजन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दैनिक पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ और भी पूछना हो कभी कोई रिलेटेड, तो आप ट्वीट भी कर सकते हैं दैनिक पोर्टल पे। दैनिक पोर्टल का ट्विटर हैंडल है @दैनिक पोर्टल। अगर कुछ आप वहां पूछना चाहते हैं तो वहां भी अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।